गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग फिर से एक ये सेशन शुरू करते हैं। बीच में थोड़ा डिले हो गया, लेकिन अब रेगुलर बेसिस पे ही चलेगा, है ना। और हम लोग बात लास्ट में करते हैं, पहले आज क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो आज ये सेशन जो है हिस्ट्री का है। पहले तो मॉडर्न होता था, लेकिन आज हमने कुछ एंशियंट मॉडर्न को भी मिलाया है। और कल आपका जो होगा वो बिहार पे होगा या करेंट पे होगा, ठीक है। और आप लोग पहले एक बार पढ़िएगा और अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा, फिर मैं एक्सप्लेन तो करूंगा ही। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप के किस स्थल से पाषाणिक होमिनिड के साक्ष्य मिले हैं। पाषाणिक होमिनिड के साक्ष्य मिले हैं। होमिनिड कहने का मतलब हुआ मानव सदृश प्राणी, मानव की तरह दिखने वाला प्राणी, ठीक है। ऐसे तो जनरली हम लोग जानते हैं फर्स्ट होमिनिड का मतलब होता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप से पूछ रहा है कि कहां से पाषाणिक होमिनिड के प्रमाण, पाषाण काल के होमिनिड के प्रमाण मिले हैं। आपके सामने विकल्प है: ए सोहन घाटी, बी भीमबेटका, सी हथनौरा, डी बोरी। ये सभी आपका पूरा पाषाण काल का ही साइट है। लेकिन याद रखिएगा कि लगभग हर साइट से आपको स्टोन टूल्स के प्रमाण मिल जाते हैं। लगभग हर जगह से पाषाण के बने हुए टूल्स के प्रमाण मिलते हैं। एक साइट आपका भीमबेटका है, जहां से आपको क्या केव पेंटिंग का प्रमाण मिलता है। लेकिन मानव फॉसिल्स का प्रमाण, जिसको आप होमिनिड का प्रमाण कहते हैं, वो एक ही जगह से मिलता है। वो आपका मध्य प्रदेश का एक साइट है हथनौरा, ठीक है। यही एकमात्र स्थल है जहां से भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम होमिनिड के प्रमाण मिले हैं। और याद रखिएगा, ये जो मानव है, ये कौन सा मानव है? होमो इरेक्टस मानव है, ठीक है। होमो इरेक्टस मानव का प्रमाण मिला है। अबाउट 3 लाख वर्ष पुराना ये प्रमाण है। ध्यान रखिएगा, हथनौरा भारतीय उपमहाद्वीप में पूछ सकता है प्राचीनतम मानव फॉसिल्स के प्रमाण कहां से, या पाषाणिक होमिनिड के प्रमाण कहां से। आपका आंसर होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपका स्टोन एज के टूल्स और टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रेशर एंड फ्लटिंग टेक्नोलॉजी। जनरली अगर हिंदी में लिखेगा तो दाबनाली विधि लिख सकता है, या मिसाइल टेक्नोलॉजी लिख सकता है, प्रक्षेपास्त्र तकनीक भी लिख सकता है, ठीक है। तो यहां पे आपके सामने विकल्प है: पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और मध्यपाषाण काल, ठीक है। अब आपको यह सोचना है कि कौन सा ऐसा काल है जिस काल में मानव माइक्रोलिथ टूल्स का निर्माण करता था, ज्योमेट्रिकल डिजाइन के छोटे छोटे आकार के उपकरण के निर्माण करते थे, हल्के उपकरण के निर्माण करते थे। याद कीजिए, वो आपका कौन सा काल है? मध्यपाषाण काल है। मध्यपाषाण काल फेमस है, यही दौर है जब मानव पशुपालक बनता है, ठीक है। इसी दौर में मानव छोटे जानवर का शिकार करता है, और छोटे जानवर के शिकार के लिए जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है टूल्स के निर्माण में, वो क्या कहलाता है? प्रेशर एंड फ्लटिंग टेक्नोलॉजी कहलाता है, या दाब नाली विधि कहलाता है, जिसके जरिए मानव माइक्रोलिथ टूल्स का निर्माण कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा अगला क्वेश्चन। आपके सामने क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन कालीन कृषि बस्ती के प्रमाण कौन प्रस्तुत करता है? भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि बस्ती का प्रमाण कहां से मिला? आपके सामने विकल्प है: कोल्डिहबा, लहुरादेव, चिरांद और बुरजहोम, ठीक है। ये सारा साइट काफी पॉपुलर है, स्टोन एज का साइट है, ठीक है। और ये सारा साइट आपका नियोलिथिक एज का है, नवपाषाण काल का है। चूंकि नवपाषाण काल का ही फीचर क्या है कि मानव क्या बना? उत्पादक बना, मानव कृषक बना, ठीक है। अब यहां पे आपके सामने एक विकल्प है, देखिएगा क्या, लहुरादेव। लहुरादेव आपके सामने एक विकल्प के रूप में है। ये इलाहाबाद के पास संत कबीर नगर, वहीं पे जगह का नाम है लहुरादेव, ठीक है। और याद रखिएगा कि पूरे विश्व में सबसे पहले धान की खेती की शुरुआत कहां हुई? लहुरादेव में। ये धान की खेती के लिए फेमस है। कहा जाता है कि अबाउट 7,000 8,000 वर्ष पहले यहां के लोग धान की खेती करते थे, ठीक है। अगर धान की खेती का अबाउट 7,000 के लगभग में खेती का प्रमाण मिल रहा है, इसका मतलब है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि बस्ती का प्रमाण लहुरादेव प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से हल्के नमूने का प्रमाण मिला है? हल्के मॉडल का प्रमाण, हल्की आकृति का प्रमाण, कई बार क्वेश्चन पूछा है।
आपके सामने विकल्प है कालीबंगा, बनवाली और चेलिस्तान। आपके सामने विकल्प है लोथल। ठीक है, आपने आंसर बनाया होगा, मुझे मालूम है आप लोगों को लग रहा होगा कि आंसर होना चाहिए बनवाली। ठीक है, बिल्कुल सही है। बनवाली से क्या है, हल के आकृति का प्रमाण मिलता है। ये बीपीएससी भी पूछा है, सिविल सर्विसेज में भी क्वेश्चन पूछा है। लेकिन याद रखिएगा, चेलिस्तान ये भी हड़प्पा सभ्यता का साइट है। कहाँ? बहावलपुर, पंजाब, पाकिस्तान पंजाब का एरिया। यहां से भी हल की आकृति का प्रमाण मिला है। यानी हल की आकृति का प्रमाण बनवाली से, हल की आकृति का प्रमाण चेलिस्तान से। इसका मतलब है आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा ई। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सप्तमात्रिका पीपल वृक्ष मुहर हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिला है? आपके सामने विकल्प है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। ठीक है, अब यहां पे एक चीज पहले ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में मदर गॉडेस की भी उपासना होती थी। हड़प्पा सभ्यता में पशुपति की भी उपासना होती थी। पशुपति को ही आदि शिव भी आप कह सकते हैं। और हड़प्पा सभ्यता से जो पशुपति टाइप मुहर के प्रमाण मिले हैं, वो लगभग पशुपति टाइप मुहर के प्रमाण कहां से मिलते हैं? ध्यान रखिएगा कि लगभग पशुपति टाइप मुहर के प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिले हैं, है ना। यानी मुहर पर पशुपति का अंकन कहां से? मोहनजोदड़ो से। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त एक मुहर पे पीपल के वृक्ष का अंकन हुआ है और पीपल के 2 ब्रांचेज के बीच में पशुपति को दर्शाया गया है। उसके सामने एक उपासक झुका हुआ है, उसके पीछे 7 देवियां पीपल पोट के टहनी को पकड़े हुए खड़ी हैं। नामकरण दिया गया सप्तमात्रिका पीपल वृक्ष मुहर। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, अब अगर आप गौर करके देखें, आपके सामने विकल्प धौलावीरा है, हड़प्पा है, साइट का नाम है। फीचर्स के रूप में उत्तम जल प्रबंधन है, गढ़ी का आंतरिक विभाजन है। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब मुझे लग रहा है कि प्रिंटिंग में प्रॉब्लम हुआ है। एक तरफ साइट का नाम होना चाहिए था, एक तरफ फीचर्स का नाम होना चाहिए था, थोड़ा गलत हुआ है। लेकिन फिर भी आंसर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप गौर करके देखिए कि धौलावीरा, ये धौलावीरा जो साइट है कई चीजों के लिए पॉपुलर है। क्वेश्चन कई बार धौलावीरा से पूछा है, भारतीय उपमहाद्वीप का बृहत्तर साइट, कहने का मतलब हड़प्पा सभ्यता का बड़ा स्थल जो भारत में है। तो आप आंसर बनाते हैं राखीगढ़ी सबसे बड़ा, दूसरा बड़ा साइट धौलावीरा होता है। ठीक है, उसके बाद उत्तम जल प्रबंधन का प्रमाण, कृत्रिम झील का प्रमाण, नहर और बांध का प्रमाण, इसके लिए भी धौलावीरा फेमस है। बेहतर साफ सफाई का प्रबंध, धौलावीरा फेमस है। ठीक है, अब आपके सामने धौलावीरा के सामने दिया हुआ है क्या? सूचना पट्ट अभिलेख। बिल्कुल सही है, क्योंकि धौलावीरा से ही दीवार पे बड़े बड़े अक्षरों में पिक्टोग्राफिक लिपि का अंकन मिला है। ये बिल्कुल सुमेलित है। दूसरा याद कीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता में सामान्य तौर पे कॉफिन समाधान का प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन एकमात्र कॉफिन समाधान का प्रमाण कहां से मिला है? हड़प्पा से मिला है। ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा। मैं सबसे पहले डी देखता हूं, गढ़ी का आंतरिक विभाजन। गढ़ी कहा गया है अपर टाउन को या पश्चिमी टीला को, क्योंकि आपने पढ़ा है हड़प्पा सभ्यता का नगर 2 पार्ट में बटा हुआ था, अपर टाउन और लोअर टाउन के रूप में। ठीक है, तो कहीं से भी अपर टाउन के इंटरनल डिवीजन का प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन एकमात्र विकल्प मतलब आपके सामने है कौन? कालीबंगा एक्सेप्शन है, जहां पे गढ़ी का भी आंतरिक विभाजन हुआ है। बिल्कुल सही है, लेकिन लोथल उत्तम जल प्रबंधन का प्रमाण नहीं प्रस्तुत करता है, क्योंकि उत्तल जल प्रबंधन का प्रमाण कहां से मिला? उत्तम जल प्रबंधन का प्रमाण धौलावीरा से मिल रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला आइएगा, निम्नलिखित में से किस स्थल की संबद्धता नवपाषाण काल और महापाषाण काल दोनों से है? यहां आपके सामने 2 साइट, 2 कल्चर के बारे में बात कर रहा है। एक नियोलिथिक एज और दूसरा आपका क्या है? महापाषाण काल है। ध्यान रखिएगा, इसमें से सभी साइट नवपाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी साइट है जो नवपाषाण काल और महापाषाण काल से भी जुड़े हुए हैं, और एक आध साइट ऐसा है जो महापाषाण काल का ही है। याद कीजिएगा, आपने पढ़ा होगा कि ब्रह्मगिरी नवपाषाणिक स्थल है। 2500 बीसी में ब्रह्मगिरी के लोग रागी और कुल्थी की खेती करते थे और कृषि नवपाषाण काल का फीचर है। ठीक है, और नवपाषाण काल के बाद साउथ इंडिया में जिस कल्चर का डेवलपमेंट होता है वो क्या कहलाता है? मेगालिथिक एज कहलाता है, महापाषाण काल कहलाता है।
तो ब्रह्मगिरी जो साइट है ये नवपाषाण काल का भी प्रमाण प्रस्तुत करता है और महापाषाण काल का भी प्रमाण प्रस्तुत करता है। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा। अगला क्वेश्चन का संबंध जो है, ये कई बार क्वेश्चन ये पूछा है, सिविल सर्विस ने भी पूछा है, यूपी में भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और अदर स्टेट में भी आप देखते क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। धुलकोट पूछ रहा है, धुलकोट किस नव ताम्रपाषाणिक स्थल का स्थानीय नाम है? आपके सामने विकल्प है दायमाबाद, आहार, नैबासा और नवदा टोली। ये चारों साइट का संबंध हड़प्पा बाद ताम्रपाषाणिक कल्चर से है। 2000 बीसी से लेकर अबाउट 1100 बीसी तक भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा के बाद भी हम देखते क्या है, कई ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों को पढ़ते हैं। उसमें एक संस्कृति है आहार संस्कृति, जिसका संबंध राजस्थान से है। बनास नदी के इर्द गिर्द का क्षेत्र क्या आहार कहलाता है। और याद रखिएगा, इस साइट को ताम्बती भी कहा गया और इसी साइट को स्थानीय लोग क्या कहते हैं, धुलकोट कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एनबीपीडब्ल्यू संस्कृति उत्तरकाली पॉलिश वाले मृदभांड संबंधित है। एकदम डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड से। ठीक है, और याद कीजिए इस टाइप का क्वेश्चन खूब पूछता है। आपके सामने विकल्प है, ए ऋग वैदिक काल, बी उत्तर वैदिक काल, सी वैदिकोत्तर काल, डी हड़प्पा सभ्यता। आपने पढ़ा होगा ऋग वैदिक काल का जो मृदभांड है वो क्या कहलाता है, ओशीपी कहलाता है, अकड़ कलट पॉटरी कहते हैं, है ना, या क्या BRW। ये किसका मृदभांड है, ऋग वैदिक काल का मृदभांड है। ठीक है, जब उत्तर वैदिक काल का मृदभांड पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, पेंटेड ग्रे वेयर पढ़ते हैं। PGW मृदभांड का संबंध किससे, उत्तर वैदिक काल से। ठीक है, जब हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के लोग रेड बेयर का भी इस्तेमाल करते थे, ब्लैक बेयर का भी इस्तेमाल करते थे, रेड एंड ब्लैक बेयर का भी इस्तेमाल करते थे, लाल काले मृदभांड का भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता का जो पॉपुलर मृदभांड है वो क्या कहलाता है, ब्लैक स्लिप्ड रेड वेयर कहलाता है। ठीक है, यानी लाल रंग का मृदभांड जिस पर काले रंग की लाइनिंग बनी हुई थी, ये हड़प्पा का स्पेसिफिक मृदभांड है। लेकिन आपका जो वैदिकोत्तर काल है 6 सेंचुरी बीसी या बुद्ध काल, इस वक्त जो मृदभांड चल रहा है वो मृदभांड क्या कहलाता है, NBPW। ये बुद्धकालीन मृदभांडीय संस्कृति है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी वैदिकोत्तर काल। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी बेहतर है। अभी अभी आपने इसके बारे में सुना भी कि PGW संस्कृति के किस स्थल से धान और गन्ने की खेती का प्रमाण मिला। एक तो याद रखिएगा कि PGW संस्कृति की संबद्धता किससे, उत्तर वैदिक काल से। ये जितने भी साइट को आप पढ़ रहे हैं ये सारे साइट उत्तर वैदिक काल के हैं। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में आपने पढ़ा होगा कि कृषि का डेवलपमेंट हुआ, लोग जौ की खेती करते थे तो ऋग वैदिक काल से, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते गेहूं का खेती होने लगा, धान की खेती होने लगी, गन्ने की खेती का प्रमाण भी मिलता है। ये साइट है हस्तिनापुर, जहां से धान की खेती का प्रमाण, गन्ने की खेती का प्रमाण, बाकी साइट आप देखते हैं हर जगह जौ और गेहूं की खेती का प्रमाण मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है और यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा भी है। पहले देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है, ऋत की अवधारणा किस वैदिक देवता से संबंधित है। आपके सामने विकल्प है विष्णु, रुद्र, इंद्र और वरुण। ठीक है, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि ऋत शब्द क्यों आया। ऋत का मतलब होता है नैतिकता, ये नैतिकता का देवता है, नैतिकता को धारण करने वाला देवता है। देवता का नाम क्या है, वरुण। इसी को ऋतस्य गोपा कहा गया, ऋत को धारण करने वाला। आपने पढ़ा होगा शुभ और अशुभ कर्मों का ज्ञाता है और कर्म के हिसाब से ये पनिशमेंट देता है या वरदान देता है। इसके लिए शब्द क्या आया, ऋतस्य गोपा शब्द ऋग्वेद में आया है, भुवन चक्षु शब्द आया है ऋग्वेद में। कहा जाता है, एक बार क्वेश्चन पूछा, कौन देवता बिरहंतमान में रहता है, यानी बहुत बड़े भवन में रहता है, दूतों से घिरा रहता है। आंसर क्या हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल का प्रचलित सिक्का है। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा मौर्य काल का प्रचलित सिक्का है। आप देखिए विकल्प को, पहला विकल्प दे रहा है आहत सिक्का, दे रहा है आहत सिक्का यानी पंचमार्क सिक्का। ये भारत का पहला सिक्का है जो 6 सेंचुरी बीसी में जारी किया गया, बुद्ध काल में जारी किया गया, मानकीकृत स्टैंडर्ड सिक्का नहीं है,
लेकिन ये बुद्ध काल से लेकर आगे मौर्य काल तक कंटिन्यू चल रहा है, मतलब मौर्य काल में भी आहत सिक्का चल रहा था, इसी को आप पंचमार्क कहते हैं। ठीक है। दूसरा, मौर्यकालीन सिक्के में चांदी के करसापन के सिक्के की भी चर्चा हुई है, तांबे के काकनी की भी चर्चा हुई है। इसका मतलब है एक से अधिक सिक्कों का प्रचलन मौर्य काल में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा बुद्ध के अनात्मवाद के विचार का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य के किस सूत्र में हुआ है? चलिए, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो गया, लेकिन ये डायरेक्ट हो सकता था कि महात्मा बुद्ध के अनात्मवाद के सिद्धांत का जिक्र किस बौद्ध लिटरेचर में हुआ है। तो आप आंसर आराम से बना सकते हैं। आपके सामने विकल्प है राहुलोवाद सूत्र, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, महापरिनिर्वाण सूत्र और कौशल सूत्र। सबसे पहले आंसर देख लीजिए, याद कीजिए। ये राहुलोवाद सूत्र में महात्मा बुद्ध ने क्या किया? अनात्मवाद का विचार दिया। महात्मा बुद्ध कहते थे आत्मा नाम की कोई सत्ता नहीं है, जीव क्या है? शरीर और मन का संकलन मात्र है। इसीलिए बौद्ध मत को क्या कहा गया? अनात्मवादी मत कहा गया। याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछता है अनात्मवाद का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने दिया। ठीक है, आपका यह आंसर हो गया। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, यहां पे इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, याद रखिएगा, बौद्ध लिटरेचर में महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। उसकी जानकारी कहां से मिलती है? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र से। ठीक है। महात्मा बुद्ध के शरीर का समापन क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण की जानकारी कहां से मिलती है? महापरिनिर्वाण सूत्र से मिलती है। और तीसरा आपका कौशल सूत्र है, याद रखिएगा, इसमें मगध कौशल संघर्ष का जिक्र हुआ है, या प्रसेनजीत और आजाद शत्रु दोनों बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, दोनों के बीच संघर्ष का जिक्र हुआ है। ठीक है, तो ये इसमें से भी क्वेश्चन कहीं से भी आपको पूछ सकता है। लेकिन याद रखिएगा, अनात्मवादी सिद्धांत का वर्णन किसमें हुआ? राहुलोवाद सूत्र में हुआ। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है, और 14 जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है जैन धर्म से। याद रखिएगा, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किस धर्म में हुआ है? आपके सामने विकल्प जैन धर्म, आजीवक संप्रदाय, लोकायत धर्म और बौद्ध धर्म है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार बना है। अनुव्रत सिद्धांत, महावीर स्वामी के फॉलोवर के दो कैटेगरी थे। महावीर स्वामी के फॉलोवर के दो कैटेगरी थे। एक सरव्रती कहलाते थे, यही भिक्षु हैं, यही श्रमण है, जो महावीर स्वामी के दिए गए तमाम नियमों का पालन करते हैं। ठीक है। दूसरा अनुव्रती है, कौन? जो गृहस्थ आश्रम में रहकर महावीर स्वामी के नियमों का पालन करते हैं, वो सीमित नियमों का पालन करते हैं, इसलिए उनको क्या कहा गया है? अनुव्रती कहा गया है। इसलिए याद रखिएगा, अनुव्रत सिद्धांत का जिक्र कहां हुआ है? जैन धर्म में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रतीत समुत्पाद के तहत द्वादश निदान की संकल्पना का किस धर्म या संप्रदाय से संबंध है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, भागवत मत। मुझे लगता है कि आप लोग ये आंसर मजे से बना सकते हैं, पढ़ा होगा भी। चूंकि याद कीजिए, बौद्ध धर्म का जो मुख्य फिलॉसफी है वो प्रतीत समुत्पाद ही है। प्रतीत का मतलब ऐसा करने से, समुत्पाद ऐसा होता है। इसी को कहते हैं कार्य कारणवाद। कोई भी मतलब की एक्टिविटी होती है, उसके मूल में कोई ना कोई क्या होता है? रीजन होता है। इसी को बुद्ध ने समझाया। जीव जन्म लेता है, बुद्ध ने क्या कहा? सबब दुखम, सब दुखमय है। दुख का मूल कारण क्या है? जरा और मरण, बुढ़ापा और मृत्यु। आगे बताते हैं बुढ़ापा मृत्यु क्यों। वो आगे बताते चलते एक सिस्टम में 12 स्टेज में बताते हैं कि वो क्यों है। यानी कार्य कारण को उन्होंने क्या किया? साबित करने का प्रयास किया अपने द्वादश निदान के तहत। तो याद रखिएगा कि इसकी संबद्धता है बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन पूछेगा द्वादश निदान किससे संबंधित? बौद्ध धर्म। प्रतीत समुत्पाद किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, सेंड्रो कोर्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सेंड्रो कोर्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? आपने पढ़ा होगा कि जो भी मतलब कि यूनानी लेखक हैं, वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए अपनी रचना में, अपने यात्रा वृत्तांत में सेंड्रोकोर्स या एंड्रोकोर्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन सेंड्रोकोर्स चंद्रगुप्त मौर्य के लिए उन्होंने इस्तेमाल में लाया, ये किसने बताया, ये जानने की जरूरत है। तो याद रखिएगा कि ये बताने वाले कौन थे? विलियम जोन्स।
जिसने सेंड्रो कोर्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की? आपका आंसर होगा ए। अगला देखिएगा, किस लेख में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का जिक्र हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस लेख में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का जिक्र हुआ है? आप याद कीजिए, आपने पढ़ा होगा, आपके सामने विकल्प है हाथी गुफा लेख, गिरनार लेख, महास्थान लेख, सहगौरा लेख। यहाँ पे गिरनार लेख जो है इसी को जूनागढ़ लेख भी कहा गया है, सौराष्ट्र में है। ठीक है, याद होगा आपको। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा बी। क्यों? उसका आंसर है गिरनार लेख या जूनागढ़ लेख। ठीक है, चूंकि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर तुफास्प के द्वारा सुदर्शन झील के निर्माण का जिक्र हुआ है। अशोक के गवर्नर चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर पुष्यगुप्त के द्वारा क्या सुदर्शन झील के निर्माण का जिक्र हुआ है। अशोक का गवर्नर तुफास्प के द्वारा क्या सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का जिक्र हुआ है। यानी इस संदर्भ में अशोक की भी चर्चा हुई है, चंद्रगुप्त मौर्य की भी चर्चा हुई है। आपका आंसर क्या होगा? गिरनार लेख। यहां पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि संस्कृत में लिखा हुआ भारत का पहला लेख कौन है? याद रखिएगा, संस्कृत में लिखा हुआ भारत का पहला लेख यही लेख है, गिरनार लेख या जूनागढ़ लेख। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये भी आपका बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, मुझे लगता है आपको आंसर आता होगा, आपने बनाया होगा। कलिंग पर आक्रमण करने वाला मगध का पहला शासक कौन? कलिंग पर आक्रमण करने वाला मगध का पहला शासक अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य है, धनानंद है, महापद्म नंद है। सामान्य तौर पे लोग ये सोचते हैं कि अशोक ने ही कलिंग को विजित किया, चूंकि हम लोग ये पढ़ते हैं अशोक के बारे में, एक ही युद्ध को पढ़ते हैं इसलिए। लेकिन जब हम हाथी गुफा लेख को पढ़ते हैं, हाथी गुफा लेख खारवेल का लेख है, याद कीजिएगा। और खारवेल के हाथी गुफा लेख में यह चर्चा है कि मगध का शासक महापद्म नंद ने कलिंग पर आक्रमण कर जिनसेन की मूर्ति को लेकर कहां गया? मगध चला गया। इसका मतलब है अशोक से पहले मगध का शासक कौन? महापद्म नंद, जिसने कलिंग पर आक्रमण किया। तो आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतर है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस शासक ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? आपके सामने दिया हुआ विकल्प है, इसमें से आपको बताना है सर्वप्रथम किसने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया, सोने का सिक्का चलाया। ठीक है, आपके सामने जो विकल्प है वो विकल्प क्या है? कनिष्क परिवार से है, और वो विकल्प आपका क्या है? गुप्त राजवंश से है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि यूची कबीला में से जो आक्रांता है शुरुआती दौर का, कैटफिशस परिवार, उसमें बीमा कैटफिशस पहला शासक है जिसने सोने का सिक्का जारी किया। ठीक है, इसके बाद कनिष्क ने सिक्का जारी किया है। चूंकि सभी की सभ्यता, तीनों की सभ्यता यूची कबीला से ही है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कैटफिशस परिवार यानी कि बीमा कैटफिशस ने पहली बार सोने का सिक्का जारी किया इनमें से, और कनिष्क के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो ये ध्यान रखिएगा कि गुप्तों के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, या सर्वाधिक मात्रा में सोने का सिक्का पूछेगा, या कलात्मक सोने का सिक्का पूछ दे तो गुप्त शासक हो सकते हैं, लेकिन सर्वप्रथम इसमें सोने का सिक्का, तो आपका आंसर क्या होगा? बीमा कैटफिशस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बिहार पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण किया का पहला विवरण किससे प्राप्त होता है? ये बख्तियार खिलजी का आक्रमण आपने पढ़ा ही होगा, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया और अजय आक्रांता वो लखनौती तक पहुंच गया था। ठीक है, ये रचना है मिनहाज सिराज की, और रचना का नाम क्या है? तबाख्ते नशीरी। इसमें बख्तियार खिलजी के अभियान का वर्णन हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न जो आपके सामने है वो है शेख बहाउद्दीन जाकरिया किस संप्रदाय के थे? आप विकल्प पढ़ लीजिए। ए सोहरावर्दी, बी चिश्ती, तीसरा सी आपका है सफवी, और आपका डी है नक्शबंदी। इसमें आप देख सकते हैं कि सूफी सिलसिले का जिक्र हुआ है। ठीक है, शेख बहाउद्दीन जाकरिया का जो संबंध है वो सोहरावर्दी सिलसिला से है, और ये जो सोहरावर्दी सिलसिला है ये क्या है? ये बासरा कहलाता है। बासरा कहने का मतलब शरीयत के साथ, यानी ये इस्लामिक नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, रहस्यवादी चिंतन भी करते हैं। इसी में आते कौन है? शेख बहाउद्दीन जाकरिया, जो सोहरावर्दी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन जो आपका है ये आपका ब्रिटिश काल में
जो हम देखते क्या है कि 18वीं 19वीं सदी में किसानों का विद्रोह हुआ, उसी रिवोल्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका है। फराइजी आंदोलन, फराइजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? याद कीजिएगा, ये फराइजी आंदोलन का संबंध कहां से है? ये विद्रोह हो रहा है बंगाल में, और बंगाल में कहां हो रहा है? ये बंगाल के फरीदपुर से रिलेटेड साइट है। और इस विद्रोह के नेता कौन है? हाजी शरीयतुल्लाह। और इन्हीं के इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था, उनका नाम था क्या? याद रखिएगा, दादू मियां। ठीक है, यानी इनके आंदोलन को आगे बढ़ाया कौन? दादू मियां ने। तो आप आंसर बनाइएगा क्या? डी। फराइजी क्यों कहा गया? तो ईश्वर में विश्वास रखने वाला ये धार्मिक संप्रदाय है जो कृषकों के मुद्दे पे क्या करता है? रिवोल्ट करता है। ठीक है, अबाउट कब? 1838 से 47 के बीच में। चलिए आगे देखते हैं। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने राजत्व सिद्धांत को ईश्वरीय सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? ठीक है, आपके सामने विकल्प इल्तुतमिश है, बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी है और मोहम्मद बिन तुगलक है। ठीक है, अब आप गौर करके देखिए, आपने पढ़ा होगा पहली बार राजत्व सिद्धांत की विस्तृत चर्चा करने वाला सुल्तान, या वो सुल्तान जिसने अपने आप को नियामते खुदाई कहा, जिल्ले अल्लाह कहा, कि पृथ्वी पे क्या है? खुदा की प्रतिछाया है। यानी ये ईश्वर के बाद क्या है? दूसरे नंबर पे है। यानी ये उलेमा से ऊपर है, पैगंबर खलीफा से भी ऊपर है। ठीक है, ये कहने वाला कौन था? ये सल्तनत का सुल्तान था बलबन, जिसने अपने आप को नियामते खुदाई कहा, जिसने अपने आप को जिल्ले कहा, जल्लाह कहा, और इसी आधार पे ये देवत्व का क्या करता है? अपने ऊपर आरोपण करता है। तो आप आंसर बनाइएगा बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? ये क्वेश्चन तो पहले भी पूछा जा चुका है, मैंने रिपीट किया है। याद रखिएगा कि भारत में कागज का प्रयोग मिडियवल दौर में शुरू हुआ। कब? 12वीं सदी में शुरू हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। वह कौन सा लेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिसमें अशोक ने खुद को मगध का सम्राट कहा है। आपने पढ़ा होगा कि अशोक अपने अधिकांश अभिलेख में खुद को क्या कहता है? प्रिय प्रियदर्शी अशोक कहता है। ठीक है, बहुत कम लेख है जिसमें अशोक शब्द आया। जनरली सभी लेख में शब्द आया क्या? देवा नाम प्रिय प्रियदर्शी। लेकिन कुछ लेख है जिसमें अशोक शब्द आया। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा लेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को क्या कहा? मगध का सम्राट कहा, यानी मगधाधिराज कहा। याद रखिएगा, भाबरू लेख, बैराट लेख, राजस्थान, इसमें अशोक खुद को क्या कहता है? मगधाधिराज कहता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आगे। आपका ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और कई बार आपने इसको बनाया भी होगा। ठीक है, और यहां पे है कि हिंदू की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? आप लोगों ने इसको बनाया होगा। ये शब्द देने वाले कौन है? अरबों ने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। गुप्त काल में लिखित नाटकों में स्त्री और शूद्र किस भाषा का प्रयोग करते थे? गुप्तकालीन लिखित नाटकों में स्त्री और शूद्र किस भाषा का प्रयोग करते थे? एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके सामने विकल्प है संस्कृत, आपके सामने विकल्प है प्राकृत, पाली और सौरसेनी। लेकिन ध्यान रखना है कि नाटक में तत्कालीन दौर में जो नायक होता था, नायिका होती थी, वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, लेकिन अन्य स्त्रियों का या फिर मतलब कि अन्य जो कलाकार होते थे जो शूद्र की भूमिका में होते थे, वो प्राकृत शब्द का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बी, प्राकृत, है ना। चलिए, एक बार ऐसे ही सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछा था, नाटक में बिट क्या होता है, विदूषक क्या होता है? तो बिट जो होता है वो हास्य कलाकार होता है, या बिट जो होता है वो क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल करता है। लेकिन जो नायक होता है वो क्या है? संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है 28वां, मखली गोसाल द्वारा स्थापित आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया है? आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया है? मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है। आपके सामने जो विकल्प है वो विकल्प है जिन,
ठीक है, आपके सामने विकल्प क्या है, कैबलिन, निर्ग्रंथ और दैष्ठिक। ठीक है, आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, जिन, कैबलिन या निर्ग्रंथ शब्द आया किसके लिए, महावीर के लिए, है ना। ये तीर्थंकर के लिए शब्द का इस्तेमाल हुआ। आजीवक संप्रदाय के जो फॉलोवर होते थे वो क्या कहलाते थे, वो दैष्ठिक कहलाते थे। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के फॉलोअर को क्या कहा गया, दैष्ठिक कहा गया है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अगला जो क्वेश्चन आपका है 29, इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स की स्थापना किसने की, इंपीरियल कैडेट कोर्स मतलब क्रॉप्स की स्थापना किसने की, क्वेश्चन नंबर 29 है। ठीक है, ये आर्मी की ट्रेनिंग के लिए स्थापित हुआ था 1901 में। आपके सामने बहुत अच्छा हिंट है, आप विकल्प को देखिए, आंसर बनेगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड माउंटबेटन। अब आपको सोचना है 1901 के टाइम में कौन है गवर्नर जनरल, लॉर्ड कर्जन, इसी ने इस कॉर्प्स की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, यानी बंगाल विभाजित होगा, किस पार्ट में कौन लोग रहेंगे, कहां मतलब बांग्ला भाषी अल्पसंख्यक होंगे, कहां मुस्लिम बहुसंख्यक होंगे। ठीक है, पूछ रहा है घोषणा कब की गई। आपके सामने विकल्प है 5 जुलाई 1905, 12 जुलाई 1905, 19 जुलाई 1905 और 22 जुलाई 1905। एकदम ठीक से आंसर सोच लीजिएगा क्या आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, याद कीजिए कि 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, जो 16 अक्टूबर 1905 को लागू होना था। तो क्वेश्चन जब पूछेगा कब घोषणा की गई, 19 जुलाई 1905, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया, हाई कमिश्नर की नियुक्ति की बात कौन सा अधिनियम करता है, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। आपका विकल्प है ए भारत शासन अधिनियम 1905। ठीक है, क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1919। आपके सामने विकल्प है 1935, विकल्प है 1892। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे विकल्प 1905 के बजाय 1909 होता तो थोड़ा अच्छा लगता, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उच्चायुक्त की नियुक्ति की बात की गई किसमें, 1919 के भारत शासन अधिनियम में। ठीक है, अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32, नाउ और नेबर पंपलेट का प्रकाशन किसने किया था, नाउ एंड नेबर पंपलेट का प्रकाशन किसने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने, रहमत अली चौधरी ने, मोहम्मद इकबाल ने या ख्वाजा निजामुद्दीन ने। नाउ एंड नेबर ये पंपलेट ये कैम्ब्रिज से पब्लिश होता था। ठीक है, और इसे पब्लिश किया था किसने, रहमत अली चौधरी का ये पंपलेट है, जिसमें पहली बार पाकिस्तान को डिफाइन किया गया था। याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम इसमें पाकिस्तान को डिफाइन किया गया कि भाई स्वतंत्र राष्ट्र पाकिस्तान का डेवलपमेंट होगा तो किस किस क्षेत्र को मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण होगा। ठीक है, यानी ये पंजाब की बात करते हैं, अफगानिस्तान की बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं, बलूचिस्तान की बात करते हैं, ये सब को मिलाकर पाकिस्तान निर्माण की बात करते हैं। याद रखिएगा, रहमत अली चौधरी जिसने पाकिस्तान का कंसेप्ट दिया किसमें, नाउ एंड नेवर पंपलेट में। अगला प्रश्न देखिएगा, एम एन राय की साम्यवादी पत्रिका निम्नलिखित में से कौन सी है, एम एन राय की साम्यवादी पत्रिका निम्नलिखित में से कौन सी है। आपके सामने बैगार्ड है, मासेस है, द बर्कर है, द पिजट है। ठीक है, और ये मानवेंद्र नाथ राय जो कम्युनिस्ट विचारधारा से काफी प्रभावित हुआ करते थे, उनकी पत्रिका है। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें जो आपका बैगार्ड है ये भी एम एन रॉय का है, मासेस ये भी क्या है, एम एन रॉय का है। अब अगर दो एम एन रॉय का है तो आपका आंसर क्या होगा, अगर ये दोनों एम एन रॉय का है तो आपका आंसर क्या होगा, ई हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसका आंसर जो होगा वो ई होगा, ध्यान रखिएगा, दोनों हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, इसका प्रस्ताव मई में आया। ठीक है, इसमें अभी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपरोक्त उदाहरण का संबंध है किस कमीशन से, साइमन कमीशन से, क्रिप्स कमीशन से, कैबिनेट कमीशन से, गांधी इरविन समझौता से।
आप याद कीजिए कि ये आया कब, मई में आया है ना, मई में आया प्रस्ताव, मई में आया। मैं प्रस्ताव की बात कर रहा हूं, आयोग की बात नहीं कर रहा हूं। अब आप याद कीजिए कि कैबिनेट मिशन प्लान जो भारत आया वो आया 24 मार्च 1946 को, है ना। और प्रस्ताव पारित जो हुआ वो कब हुआ, 16 मई 1946 को। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, अगर हम इसमें से आंसर की बात करें तो आंसर क्या होना चाहिए, याद रखिएगा कैबिनेट मिशन प्लान। अगला देखिएगा, चलिए अच्छा क्वेश्चन है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसने दिया था। भारत विभाजन का बाल्कन प्लान, जिसके तहत बाद में फिर आप देखते क्या है विभाजन होता है, तो ये माउंटबेटन योजना के नाम से भी आप इसको जानते हैं, डिक्की बर्ड प्लान के नाम से भी आप इसको जानते हैं। ठीक है, तो ये देने का श्रेय किसको जाता है, माउंटबेटन को जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1936 में किसकी अनुशंसा पर धर्म के आधार पर सिंध प्रांत का गठन किया गया। आपके सामने साइमन कमीशन की बात है, बुर्निल आयोग की बात है, हर्बर्ट रिंजले आयोग की बात है, और आपका भारतीय संवैधानिक सुधार समिति की चर्चा की गई है। आपका आंसर क्या होगा, सी, हर्बर्ट रिजले समिति। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 37, 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन में शाखा की स्थापना हुई, किसकी अध्यक्षता में। ठीक है, सामान्य तौर पे हम बात तो करते हैं, ढाका की बात करते हैं, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की जब हम बात करते हैं तो 1906 की बात करते हैं, है ना, यानी 30 दिसंबर 1906 ब्रिटिश साह पे क्या हो गया, मुस्लिम लीग का गठन हुआ, जिसमें कौन कौन शामिल थे, आगा खां, सलीमुल्लाह शामिल हुआ करते थे। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन में शाखा की स्थापना आगा खां की अध्यक्षता में, आमिर अली की अध्यक्षता में, लियाकत अली खां की अध्यक्षता में और सलीम अली की अध्यक्षता में। आपका आंसर क्या होगा, बी, आमिर अली की अध्यक्षता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजा मंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हुआ करते थे। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका पूछा गया है, मुझे लगता है कि आप बना सकते हैं मजे से इसको। ठीक है, फिर से पढ़ देता हूं, निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे। बलदेव सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 38, आपका आंसर क्या होगा, याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आइएगा, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का प्रथम भारतीय सदस्य होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ। ये कांग्रेस के बहुत अच्छे कम्युनिस्ट नेता है, ऐसे तो इसमें जितना भी नाम जिक्र हुआ है ये कम्युनिस्ट नेता ही है, लेकिन याद रखिएगा सोवियत इंटरनेशनल, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से रिलेटेड भारत के जो पहले नेता हुआ करते थे उनका नाम था मानेंद्र नाथ राय, मानवेंद्र नाथ राय यानी एम एन रॉय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की। अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। ब्रिटिश द्वारा भारत में स्थापित फैक्ट्री, या इसी को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि भारत में तकनीकी रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फर्स्ट फैक्ट्री कौन सी है तकनीकी रूप से, तो आपका आंसर क्या होता है, 1611 मछलीपट्टनम। ठीक है, ये तकनीकी रूप से भारत का फर्स्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फैक्ट्री है। मैंने इसलिए बोला कि 1608 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री स्थापित हुई, लेकिन अस्थायी व्यापार की इजाजत हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन जब भी अगर क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि फर्स्ट फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी की, आप 1608 सूरत ही मारेंगे। ठीक है, लेकिन मछलीपट्टनम की स्थापना कब हुई, 1611 में हुई। आगे आइएगा, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने किया। अब आपके सामने विकल्प है, आप याद कीजिए थोड़ा सा कि भाई महात्मा गांधी का जब भारत आगमन हुआ तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 3 आंदोलन में अपना शिरकत किया था। एक चंपारण हुआ करता था, दूसरा खेरा और तीसरा अहमदाबाद, है ना। आपके सामने विकल्प है महात्मा गांधी, एम एन जोशी, सरदार पटेल, एम एन रॉय। आपका आंसर क्या होगा, एक, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा। ये चलिए तो आप आंसर आराम से बना सकते हैं, किसने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को भेजा है, उस वक्त ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन हुआ करता था। तो आपका आंसर कौन सा होगा, आपने अब तक आंसर बना लिया होगा, आप आंसर देंगे क्या, डी, चर्चिल। आगे आइएगा,
निम्नलिखित में से किसने सुबह सुबह आजादी नामक कविता लिखी? चलिए, सुबह ए आजादी ये साहिल लुधियानवी की तो नहीं है, ठीक है, और न ही ये इकबाल की है, न ही अबुल कलाम आजाद की ये रचना है। तो ये रचना किसकी है? ये रचना है फैज अहमद फैज की रचना है, ठीक है। अगला आइएगा, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस का आधिकारिक वार्ताकार था? क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आप लोगों ने पढ़ा है 1942, है ना, यानी 22 मार्च 1942 क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आया था भारतीयों से बात करने के लिए, विभिन्न दल के नेताओं से बात करके क्या एक समन्वित रूप से आम राय से संविधान के ब्लूप्रिंट का निर्माण करना उसका उद्देश्य था। तो आपके सामने विकल्प है, ए गांधी और पटेल, बी पंडित नेहरू और पटेल, सी पंडित नेहरू मौलाना आजाद, डी जेबी कृपलानी और राजगोपालाचारी। आपका आंसर क्या होगा? आप याद कीजिएगा कि आपका जो आंसर होगा वो होगा क्या? पंडित नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 44 आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 44। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकार बिशन दास मंसूर अबुल हसन किसके दरबार में रहते थे? आपके सामने विकल्प है अकबर, आपके सामने विकल्प है क्या शाहजहां, आपके सामने विकल्प है जहांगीर और औरंगजेब, ठीक है। चलिए, यहां पे एक चीज मैं आपको क्लू देता हूं, इसमें से एक ऐसा शासक है जिसका विशेष इंटरेस्ट चित्रकारी से था। वो शासक ये भी कहता है कि अगर कोई एक चित्र हमारे सामने ऐसे लाया जाए जिसमें विभिन्न चित्रकारों की कुछ ना कुछ कृतियां हो, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हो, तो हम बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा पार्ट किस चित्रकार ने बनाया है। और ये हुआ कौन करता था? आंसर दीजिएगा जहांगीर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, तमिलहन क्षेत्र में पत्नी पंथ की शुरुआत किसने की? पत्नी पंथ पवित्रता की देवी, पत्नी पूजा, पत्नी कल्ट। याद कीजिएगा, पत्नी कल्ट की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? आपके सामने विकल्प है सेन गुटम्बन, करिकाल इलयम, नंदुजेलियन आदन। लाल चेर के नाम से फेमस है कौन? सेन गुटम्बन। इसी ने पत्नी कल्ट की शुरुआत की थी, ठीक है। आगे आइएगा, कवि कालिदास के नाम का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? कवि कालिदास आपको याद होगा गुप्त काल के हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के यहाँ नवरत्नों में से एक है। कभी थोड़ा शुद्ध लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा भाई, अगले बार से कोशिश किया जाएगा शुद्ध रहे, ठीक है। तो कालिदास की संबंध था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, उनके यहाँ नवरत्नों में से एक है, ठीक है। और आपके सामने विकल्प है प्रयाग प्रशस्ति, ऐहोल प्रशस्ति लेख, गिरनार लेख और मथुरा लेख। इनमें से किसमें कालिदास का जिक्र हुआ है? आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऐहोल प्रशस्ति लेख। ऐहोल प्रशस्ति लेख किसका है? ये चालुक्य शासक, याद कीजिएगा, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का है ना, सेकंड का है। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसे लिखा था किसने? रविकृति ने तैयार किया था। ऐहोल प्रशस्ति लेख में रविकृति कहता है कि वह कालिदास और भारवी से प्रभावित है, यानी इसके लेख में कालिदास शब्द का उल्लेख हुआ है। स्पष्ट है? आंसर क्या होगा? बी। अगला देखिएगा, 1947 में भारत की आजादी के समय किस यूरोपीय कंपनी के आधिकारिक क्षेत्र भारत में मौजूद थे? अब आपको ध्यान देना है 1947 के लगभग में इनमें से किसके आधिकारिक क्षेत्र भारत में मौजूद थे जो बाद में क्या हुए? उनके हाथ से निकले। पुर्तगीज, फ्रांसीसी, डच और डेन, ठीक है। कौन कौन से थे? आप गौर करके देखिए, आपका पहला क्या है? पुर्तगाली। अब याद कीजिए कि क्या पुर्तगालियों की फैक्ट्रियां भारत में मौजूद थी या पुर्तगालियों की फैक्ट्री भारत में मौजूद नहीं थी स्वतंत्रता के बाद? ध्यान दीजिए, गोवा, दमन और दीव 1961 में निकलता है किससे? पुर्तगालियों के हाथ से। इसका मतलब है कि पुर्तगाली होगा, है ना। दूसरा ध्यान दीजिएगा, एक तो आपका हो गया क्या? पुर्तगाली। याद रखिएगा कि 1961 तक गोवा, दमन और दीव पुर्तगालियों के हाथ में रह जाता है। दूसरा ध्यान दीजिएगा, पांडिचेरी, माहे, करिकाल, चंदन नगर, ठीक है। ये देखते क्या है कि फ्रांसीसियों के हाथ में रह जाता है। कब तक? 1954 तक, है ना। इसका मतलब है कि हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ई। अगला देखिएगा, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? स्वदेश बांधव समिति की संबद्धता किससे है? सबसे पहले यह सोचिए
कि स्वदेश बांधव समिति ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना ये किस एक्टिविटी से रिलेटेड है? ये स्वदेशी से संबंधित है। ठीक है, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन कब होता है? 1905 के लगभग में, 1905 में हो रहा है। तो याद रखिएगा कि ये संस्था भी कब की है? 1905 की है, 22 साल में स्थापित हुआ और संस्थापक कौन है? अश्विनी कुमार दत्त। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50। ये लास्ट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सतारा में समानांतर सरकार का गठन किया गया, उसके नेता कौन थे? ए बाईडी चौहान, बी नाना पाटिल, सी चित्तू पांडे, डी मातंगनी हजारा। ये चारों की संबद्धता 1942 के दौर से है। आपके सामने क्वेश्चन है कि समानांतर सरकार सतारा में किसने स्थापित किया? नाम देख के भी लगना चाहिए कि भाई सतारा मतलब महाराष्ट्र है ना, तो थोड़ा सा महाराष्ट्रियन नाम ढूंढ लीजिए। तो नाना पाटिल, क्या सतारा में आंसर क्या हो जाएगा? बी। लेकिन ध्यान रखिएगा बलिया में भी समानांतर सरकार स्थापित हुआ था, चित्तू पांडे ने किया था। ठीक है, और मातंगनी हजारा का संबंध जो है वो किस चीज से है? ये गांधीवादी आंदोलन से है। 1942 में काफी एक्टिव हुआ करती थी और इन्होंने मिदनापुर क्षेत्र, तामलुक क्षेत्र में इन्होंने काफी मतलब कि आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। तो आप ये सब भी सेपरेट क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि सतारा का संबंध किससे? नाना पाटिल से। ठीक है, तो आपका ये पूरा का पूरा आंसर हुआ। आप एक बार बना के देखिएगा। और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आज हो रहा है, चूंकि मैं पेन पैड का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो थोड़ा लिखने में भी दिक्कत हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन भी थोड़ा लूज हो रहा है, लेकिन एक आध दो दिन में नॉर्मल धीरे धीरे हो जाना चाहिए भाई। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।